हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आशा करता हूँ ये हमारी WWW सीरीज़ यानी कि हु वेयर एंड व्हेन सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो रही होगी और इससे आपको वैल्यू एडिशन ज़रूर हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें जानेंगे पार्ट 7 जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी, इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट में जो फैक्ट्स हैं वो जानेंगे आज की वीडियो से। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड करंट अफेयर्स पे। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, इसमें से हम पहले के 6 टॉपिक्स जान चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखने आते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको जरूर देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इकोनॉमी एंड बिजनेस के बारे में। तो आज कौन कौन से टॉपिक फोकस पे रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। रिलायंस की एक डील हुई है फेसबुक से, उसके बारे में जानेंगे, और इसका एक राइट्स इशू आया था उसके बारे में जानेंगे कि राइट्स इशू क्या होता है वो देखेंगे। फिर ऑयल फ्यूचर्स जो थे ये क्रैश कर गए थे। ये यूएसए की मार्केट में जो फ्यूचर थे वो नेगेटिव टेरिटरी में पहली बार गए थे अब तक। तो उसके बारे में जानेंगे कि फ्यूचर्स होते क्या हैं और ये नेगेटिव क्यों चले गए थे। नेशनल इनकम के एडवांस एस्टिमेट्स देखेंगे, क्रॉप के एडवांस एस्टिमेट्स देखेंगे, और जो न्यू एमएसपीज आए हैं खरीफ क्रॉप के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो जानेंगे उसके बारे में कि क्या क्या नए प्राइस इशू किए हैं गवर्नमेंट ने। फिर हम जानेंगे कोल एक्सचेंज के बारे में और गैस एक्सचेंज के बारे में, और इंडिया ने रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व अटेन किए हैं लास्ट मंथ। तो उस न्यूज़ के बारे में जानेंगे कि फॉरेक्स होता क्या है और इंडिया ने कितना लेवल अचीव किया। लास्ट में फिर हम 2 टॉपिक देखेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में जानेंगे, और ये 3 स्टेट्स इसमें नई ऐड हुई हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जो कि इशू की थी UNTACD ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या फिगर्स प्रोजेक्ट की हैं करंट ईयर के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो रिलायंस एंड फेसबुक डील, तो ये क्या है कि फेसबुक ने 10% स्टेक अक्वायर कर लिया है अप्रॉक्सीमेटली रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो के अंदर, और ये डील हुई है अप्रॉक्सीमेटली एट $5.7 बिलियन। तो ये एक बहुत ही बड़ी डील है, और ये डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट की गई है रिलायंस के अंदर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डील है जो कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हुई है। तो फेसबुक की एंट्री हुई है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में। बहुत टाइम से ये ट्राई कर रहा था फेसबुक, लेकिन उनको एक प्रॉपर अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली फेसबुक को, और फेसबुक को भी बेनिफिट होगा और इससे रिलायंस को भी एक बेनिफिट होगा कि वो डेप्ट फ्री कंपनी बनने की दिशा में बहुत आगे निकल गई। और जो टारगेट उन्होंने सेट किया था डेप्ट फ्री बनने का 2021 के मार्च में, उसको ये बहुत जल्दी अचीव कर लेगी कंपनी। तो ये विन विन डील थी दोनों कंपनीज के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, ये डेप्ट फ्री कंपनी बनना चाहते थे रिलायंस। मुकेश अंबानी जी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि मार्च 2021 तक हम लोग डेप्ट फ्री कंपनी बन जाएंगे, यानी कोई उधार नहीं होगा हमारी कंपनी में, कोई लोन नहीं होगा। तो इसी दिशा में जो ये पैसा आया है, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा लीप था रिलायंस के लिए। और ये जियो मार्ट एक रिलायंस नया बनाना चाह रहा है जो कि ऑनलाइन स्मॉल सेलर्स को प्रमोट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ है कि जो ग्रॉसरी शॉपिंग है लोग ऑनलाइन करने लग गए हैं, और ये 50% शेयर तक पहुंच गए, जो कि पहले सिर्फ 1% हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ग्रॉसरी ऑनलाइन शॉपिंग में। उसके लिए रिलायंस एक जियो मार्ट ला रहा है, जो कि अभी एजीएम में भी मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था। तो उस दिशा में भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये वर्क करेगा थ्रू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप बेसिकली एक फेसबुक की सब्सिडरी है, तो इसीलिए ये रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील रही है। जियो मार्ट के लिए दिशा में भी ये एक अच्छा कदम रहा है रिलायंस के लिए। और ये बेसिकल किराना शॉप्स को जियो मार्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे थ्रू व्हाट्सएप। तो ये जो मैं आपको बताया, ये एक टेक्नोलॉजी जो कोलैबोरेशन हुई है जियो के लिए भी बेनिफिशियल है और फेसबुक के लिए भी बेनिफिशियल है।
अब आ जाते हैं सेकंड न्यूज़ जो कि रिलायंस से रिलेटेड है, राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है और रिलायंस ने क्यों इशू करा? तो रिलायंस ने सेम वही डेप्ट फ्री कंपनी बनने की दिशा में न्यू इक्विटी इशू करने का, शेयर इशू करने का डिसीजन लिया। इसको कहा गया राइट्स इशू के थ्रू करेंगे हम। तो बेसिक 53,125 करोड़ का एक राइट्स इशू लाया गया, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक राइट्स इशू था। तो इतना पैसा कंपनी को मिलेगा। तो राइट्स इशू बेसिक क्या कि जो एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है वो फ्रेश शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्योंकि यानी कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है रिलायंस के, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप कंपनी के और शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी से। फ्रेश जो शेयर कंपनी इशू कर रही है वो आप खरीद सकते हैं। तो का ऑप्शन दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और कंपनी को पैसा मिल जाता है जो कि उसको एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है। तो ये इशू करा था और इसका प्राइस रखा गया था 1257 रुपये पर शेयर, ओनली 1257। रिलायंस की करंट प्राइस में आपको बताऊं एज ऑन डेट अराउंड 2000 रुपीज़ पहुंच गया पर शेयर। तो ये बहुत अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर थी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। और इसमें क्या था, सिर्फ 25% आपको पैसा अभी पे करना है, 25% अगले साल मई में आप पे करेंगे और 50% जो बताया शेयर की वैल्यू का वो आप दिसंबर 2021 में करेंगे जब शेयर आपका पूरा हो जाएगा। तो ये पार्शली पेड अप शेयर था, अभी आपने 25% ही पे करना था शेयर का। एंटाइटलमेंट रेशियो मतलब कि अगर आपके पास 15 शेयर हैं एग्जिस्टिंग रिलायंस के, आपके पास ऑलरेडी थे, तो आपको हर 15 शेयर पे एक शेयर की आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी एंटाइटलमेंट बनेगी कि आपको एक राइट शेयर आपको दिया जाए एट 1257 रुपये पे। ठीक है, और इसकी एक्स डेट थी 14 मई। एक्स डेट मतलब 14 मई के दिन जिस जिस बंदे के खाते में रिलायंस का शेयर है वो इस ऑफर के लिए, राइट्स इशू की ऑफर के लिए एलिजिबल है। और इसको लिस्ट किया गया था जून 15 को और ये प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था 7% ओवर द इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये 314 रुपये में जो शेयर मिला है वो आज की डेट में 1000 रुपये से ऊपर चल रहा है सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव ऑफर था और इन्वेस्टर्स ने बहुत खूब इसमें इन्वेस्ट किया और ये ओवर सब्सक्राइब भी हो गया था इशू और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन्वेस्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये था रिलायंस के राइट्स इशू के बारे में। ऑयल फ्यूचर्स इन नेगेटिव, ये है अगली न्यूज़। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अप्रैल 2020 में क्या हुआ था कि जो ऑयल फ्यूचर्स थे, ऑयल की वैल्यू नहीं, ऑयल फ्यूचर जो इसका एक डेरिवेटिव होता है जो कि ऑयल की वैल्यू के ऊपर बेस्ड है और फ्यूचर में किसी डेट पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस डेट पे हम ऑयल खरीदेंगे इस प्राइस पे, वो आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये होता है बेसिकली फ्यूचर, ऑयल का फ्यूचर। तो ये पहली बार हिस्ट्री में $0 पर बैरल के नीचे चला गया, नेगेटिव चला गया। यानी कि जो बायर्स थे वो पैसा दे रहे थे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दी जाए, आप उठा लो ऑयल, हमें नहीं चाहिए फ्यूचर उसका। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। तो कोविड की वजह से वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था कोविड की वजह से। इस वजह से जो डिमांड थी ऑयल की वर्ल्ड ओवर वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही थी, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, तो ऑयल यूज़ का करेंगे, क्रूड ऑयल पड़ा रहेगा, यूज़ ही नहीं होगा। तो डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है बेसिकली इसकी ऑयल की प्राइसिंग। तो जब कोई लेने वाला ही नहीं है और आपके जो रिजर्व्स पड़े हैं वो टैंक फुल हो गए हैं, तो आप ऑयल रखोगे कहाँ पे। तो इस वजह से नेगेटिव टेरिटरी में चला गया था, क्योंकि जो फ्यूचर जिन्होंने ले रखे थे ऑलरेडी फ्यूचर डेट पे, वो डिलीवरी नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि फ्यूचर डेट पे क्या होगा, वो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी ऑयल की। अब ऑयल ऐसा तो है नहीं कि आप घर में रख लोगे, जो बैरल्स आपने लिए हैं उसको कहीं तो स्टोर करोगे और जो स्टोरेज टैंक्स हैं वो आपके फुल हैं, तो आप कहाँ स्टोर करोगे। तो इसी वजह से ये -$37 पर बैरल तक चला गया था, यानी $37 तक दिए हैं लोगों ने कि हमें ऑयल नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास ही। लेकिन आपकी कितना इम्पैक्ट था, -$37, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। तो ये मैंने जैसे बताया डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड और क्वालिटी पे बेस्ड है इसकी प्राइसिंग। और जब ओवर सप्लाई हो गई थी, कंजम्पशन थी नहीं और इसको रखने की जगह नहीं थी, अमेरिका के सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स फुल हो गए थे, जहां वो अपने ऑयल रखता है टैंक्स के अंदर, वो सारे ऑयल फुल हो गए थे टैंकर्स, तो ऑयल रखेंगे कहाँ पे, इस वजह से ये नेगेटिव में चला गया था। और इन्वेस्टर जो मे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे थे वो डिलीवरी नहीं उठाना चाहते थे ऑयल की और स्टोरेज कॉस्ट नहीं इंकर करना चाहते थे, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी, इसलिए वो दे रहे थे पैसा कि आप उठाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें आप वापस ले लो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि टाइप्स ऑफ ऑयल क्रूड बेंचमार्क्स क्या क्या हैं, जो प्राइसिंग होती है वर्ल्ड में क्रूड की, वो जो आपने बहुत नाम सुना होगा, ब्रेंट क्रूड होता है, WTI क्रूड होता है, तो वो क्या है और
कैसे कैसे प्राइसिंग होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ये ऑलरेडी मेंस यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मैंने खुद लिखा था वो पेपर, ठीक है। तो ये देख लेते हैं टाइप्स क्या है। तो पहला टाइप है WTI क्रूड, यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो टेक्सास यूएस में एक स्टेट है, बहुत ऑयल रिच स्टेट है, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो ये यूएस की प्राइसिंग के ऊपर है बेस्ड। और ऑयल जो यूएस में एक्सट्रैक्ट किया जाता है वर्ल्ड जो पूरे यूएस में, उसको पाइपलाइन के थ्रू एक जगह है वहाँ पे ओक्लाहोमा में, कुशिंग, वहाँ पे इनके सारे स्टोरेज टैंक हैं, वहाँ पे ये सारा ऑयल भेजा जाता है। तो ये बहुत हाई क्वालिटी का ऑयल है यूएसए में जो निकलता है। तो इस प्राइसिंग वहाँ पे जो होती है यूएसए में इस ऑयल की, उसको कहा जाता है WTI इंटरमीडिएट, ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो ये बेसिक प्राइस बेंचमार्क है ऑयल का, क्रूड का यूएसए के लिए। फिर आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा, ब्रेंट क्रूड का प्राइस गिर गया या बढ़ गया। तो ब्रेंट क्रूड क्या है, जो वर्ल्ड में 2/3 जो ऑयल डील्स होती हैं उसकी प्राइसिंग जो होती है ना, वो ब्रेंट क्रूड के हिसाब से होती है, कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है वर्ल्ड में उस पर डील होती है। तो 2/3, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो ब्रेंट एक्चुअली क्या है, इट रेफर्स टू एन ऑयल जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्थ सी में, जो यूरोप में नॉर्थ सी है उसके अंदर 4 ऑयल फील्ड्स बेसिकली, ब्रेंट, फोर्टीज, ऑसबर्ग एंड इकोफिस्क, ये 4 जो ऑयल फील्ड्स हैं, इनसे जो ऑयल निकलता है इसको बेसिक क्रूड कहा जाता है। तो इसका जो प्राइस होता है वो वर्ल्ड ओवर बेंचमार्क यूज किया जाता है ट्रेड में, ठीक है। लास्ट है दुबई क्रूड। दुबई क्रूड है बेसिक मिडल ईस्ट में ऑयल निकलता है, उसकी जो प्राइसिंग होती है उसको कहा जाता है। और इसकी क्वालिटी बेसिकली लो होती है WTI और ब्रेंट क्रूड से। और ये यूज होता है जनरली पर्शियन गल्फ से जो ऑयल देते हैं एशियन मार्केट में, जैसे चाइना में या इंडिया में जो डिलीवर हो रहा है, ये इसकी प्राइसिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसको ओमान या दुबई क्रूड कहा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, बायर्स लॉक अ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी सेवरल मंथ्स और ईयर्स इन एडवांस। जो हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लेने वाले हैं कमोडिटी, उसका प्राइस हम आज ही फिक्स कर लेते हैं, उसको कहा जाता है फ्यूचर। तो इस केस में ऑयल फ्यूचर था कि ऑयल हम 1 महीने बाद उठाएंगे, उसकी क्या वैल्यू होगी वो हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं, वो नेगेटिव चला गया था। नेक्स्ट न्यूज, तरुण बजाज अपॉइंटेड एज न्यू RBI मेंबर। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज जी को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है RBI के अंदर। तो नाम पूछा जा सकता है, हु इज अ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द RBI, तो तरुण बजाज है इसका आंसर, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे। ही रिप्लेसेस आंतनु चक्रवर्ती, ठीक है, तो इनको रिप्लेस करा इन्होंने, और ये 1988 के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। अगला, RBI मोरेटोरियम एक्सटेंडेड। तो एक मोरेटोरियम दिया गया था जब कोविड का शुरू हुआ था लॉकडाउन, तो लोगों को एक राहत दी गई थी कि आप लोन्स 3 महीने तक नहीं पे करेंगे तो आपका अकाउंट खराब नहीं होगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं होगी, बैंक आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप अपनी EMI भरें। तो ये 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 अगस्त 2020 तक। तो 31 अगस्त तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई होम लोन लिया या कार लोन लिया तो आपको EMI देने की जरूरत नहीं है, आप उस पीरियड के लिए मोरेटोरियम ऑप्ट कर सकते हैं। ये पहले 31 मई तक था। और मोरेटोरियम बेसिकली है कि रीपेमेंट आपको टर्म लोन की नहीं करनी है उस पीरियड के अंदर, मोरेटोरियम के पीरियड के अंदर, और इसको कहा जाता है EMI हॉलीडे। आपको EMI हॉलीडे है कि आपको नहीं पे करनी है। और बेसिक फायदा क्या, बैंकों का क्या फायदा है कि इसमें आपका अकाउंट NPA नहीं होगा, तो बैंक की बैलेंस शीट सही रहेगी उस पीरियड के अंदर। क्योंकि अगर 3 महीने से ज़्यादा कोई किस्त नहीं आएगी किसी लोन की, 90 डेज से ज़्यादा, तो RBI की गाइडलाइन है वो लोन NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो इस केस में अगर 3 महीने नहीं देंगे तो RBI गवर्नमेंट ने दे दिया राहत कि आपका अकाउंट खराब नहीं होगा, ठीक है। और बोरोर को क्या फायदा है कि वो लोन नहीं देगा तो उसकी जो सिबिल रिपोर्ट होती है, क्रेडिट रिपोर्ट होती है, जो फ्यूचर में लोन लेने के काम आती है, वो खराब हो जाती है। तो अगर आप नहीं दोगे इन 3 महीने के लिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी सिबिल रिपोर्ट भी खराब नहीं होगी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब नहीं होगी। तो दोनों को इसमें फायदा है। अब आ जाते हैं थोड़े हम ऐसे टॉपिक पे जिसमें कि थोड़ी फिगर्स होंगी। आपको सारी फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो इससे पिक करने की कोशिश कीजिए। ये मेंस पर्पस के लिए है, जो लॉन्ग आंसर्स में, शॉर्ट आंसर्स में स्टेट PCS में जरूर पूछा जाता है, फिगर्स पूछ लेते हैं डायरेक्टली, पर UPSC और SSC कम पूछते हैं डायरेक्टली फिगर्स। पर आप थोड़ी फिगर्स इसमें से अब्जॉर्ब करने की जरूर कोशिश करिएगा जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स आए हैं, प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं जो कि 2019 और 20 ईयर के हैं, और Q4 का GDP नंबर्स हैं
2019 और 2020 के, ठीक है। और ये दोनों दिए गए हैं एट कांस्टेंट प्राइजेस एंड करंट प्राइजेस। तो कांस्टेंट प्राइजेस में बेसिकली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो कैप्चर हो जाता है। तो इसमें बेस ईयर लिया गया है 2011 और 12। तो बेस ईयर पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट प्राइसेस में जब जीडीपी या कोई भी नंबर होता है इंडिया में क्या है वो, तो बेस ईयर है 2011 और 12, उसके रेफरेंस में हम कंपेयर करते हैं जीडीपी को, ठीक है, या किसी भी नंबर को। और करंट प्राइसेस में हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेते हैं, जो करंट प्राइस है वही मान लेते हैं, उसको ही सही मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अब ये रिलीज करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। तो इसको रिलीज करते हैं एनएसओ। और इसको पहले कौन करता था रिलीज? सीएसओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने सीएसओ याद कर रखा है तो आप एनएसओ कर लीजिए उसे, क्योंकि सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया था इनटू एनएसओ लास्ट ईयर। तो अब इसको रिलीज किया जाता है एनएसओ द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें रियल जीडीपी के नंबर्स क्या आते हैं? एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से 145.66 लाख करोड़। ये फिगर आप करंट ईयर्स की याद कीजिए, पिछले ईयर्स की मत कीजिए। तो करंट ईयर की क्या रही? 145.66, 2019 और 2020 की ईयर की, ठीक है। तो करंट ईयर बोल रहा हूँ मैं इसको, मतलब जो लेटेस्ट फिगर आपको वो याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली 4.2% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। फिगर याद करिए 4.2%। तो 145.66 लाख करोड़ हो गया हमारा रियल जीडीपी, और ये ग्रोथ है एट द रेट 4.2%। ये आप याद कर लीजिए इस स्लाइड से। और करंट प्राइसेस पे क्या रहा 2019-20 में? ये है 203.40 लाख करोड़, 203.40 लाख करोड़, और ये इंक्रीज था 7.2% का एज कम्पेयर टू प्रीवियस है, ठीक है। तो ये करंट प्राइसेस पे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैप्चर नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा ही दिखेगा ये हमें। इसीलिए हम इसको ज़्यादातर कांस्टेंट प्राइसेस पे कंपेयर करते हैं, जो ज़्यादा अच्छी हमें एनालिसिस होती है जीडीपी की, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो रियल टर्म में यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे ये रही 94,954, और ये 3.1% इंक्रीज है ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 94,954, आप 95,000 अप्रॉक्सीमेटली याद कर लीजिए, इतनी है हमारी पर कैपिटा इनकम, यानी पर पर्सन इनकम इंडिया की इतनी है। टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। तो ये फिगर है 95,000 के अराउंड, और 3% इंक्रीज है, ठीक है। और करंट प्राइसेस पे लेंगे तो बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है। तो ये है 1,34,226, और ये इंक्रीज है 6.1% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो अब देखेंगे कि करंट प्राइसेस पे ज़्यादा ही आ रही है फिगर, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो 94,954 और 1,35,000 ऐसे याद कर लीजिए। 95,000 और 1,35,000, 40,000 का फर्क, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। ये थी जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थी, मैंने आपको वही बताई हैं, सारी आपको फिगर्स नहीं बताई हैं मैंने इसके अंदर, ठीक है। यही याद कर लीजिए, बहुत है। IMF एस्टिमेट्स इंडियाज ग्रोथ। अब IMF ने एक रिपोर्ट निकाली और इंडिया की ग्रोथ के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 4.5% इन करंट ईयर। तो इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 4.5% से। ग्रोथ की तो दूर की बात है, हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं ड्यू टू कोविड, ठीक है। और ग्लोबली, ओवरऑल ग्लोबल की जो इकोनॉमी है उसकी क्या हालत रहेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी हमसे भी ज़्यादा, तो हम एवरेज से बेटर हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी -4.9%, ठीक है। तो अप्रैल में कहा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमी 1.9% करेगी, और अब ये इंक्रीज कर दिया क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये 4.9% हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड एंड करंट ईयर, ठीक है। और इंडिया उससे बेटर है, 4.5 ही करेगी। और 2021 में IMF कह रहा है कि हम 6% से ग्रो करेंगे और वर्ल्ड करेगी एट 5.4%। तो हम इसमें भी बेटर है, हम 6% से करेंगे, वर्ल्ड सिर्फ 5.4% करेगी। और चाइना है जो वो ओनली कंट्री है जो 1% ग्रोथ, जो कि पॉजिटिव टेरिटरी में रहने वाला है करंट ईयर में एज पर द IMF रिपोर्ट, ठीक है। तो चाइना ओनली कंट्री रहेगा ये। और वर्ल्ड बैंक ने अभी प्रिडिक्ट करा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं 3.2% से। तो IMF जो है वो कह रहा है हम 3.2 से नहीं, उससे भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं 4.5% पे। तो इनके एस्टिमेट्स वर्स हैं और एट कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक। अब IMF के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। इट इज़, सबको फुल फॉर्म पता होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अंदर 189 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स हैं इसकी, और इनका काम क्या है, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, कोई कंट्री कोलैप्स ना कर जाए, जैसे ग्रीस कर रही थी कोलैप्स तो उसको बचाना। तो इनका काम है कि शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कंट्री की, उसको फॉरेक्स चाहिए, पैसा चाहिए लोन पूरे करने के लिए, वो जिम्मेदारी है आईएमएफ की। और ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करते हैं कंट्रीज को, उनकी जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो ठीक ठाक रहें और कोई कंट्री डिफॉल्ट ना कर जाए, ये सब देखना इनका काम है, ठीक है। और अब ये इनका फोकस थोड़ा और चेंज हो गया और ये वर्ल्ड में पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी काम करते हैं। और इसको बनाया कब गया था, 1944 में, जैसे कि आप जानते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बेसिस पे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इनकी कुछ पब्लिकेशंस, ये बहुत पूछते हैं कि कौन एक मैगजीन या रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पब्लिश करता है आईएमएफ। इसमें बच्चे करके आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करता होगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मार देते हैं। इसका आंसर है आईएमएफ। ये अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर, और ये सारी रिपोर्ट्स 2 बार पब्लिश होती हैं हर साल। कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स बता देता हूँ। रिसेंटली गीता गोपीनाथ अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ इन अक्टूबर 2018। इनको अपॉइंट किया था गीता गोपीनाथ जी को चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। और करंटली इनकी चेयरवुमेन और एमडी कौन है, क्रिस्टिलिना जियोर्जीवा। तो ये हैं इनकी करंट चेयरमैन एंड एमडी। अब देख लेते हैं अगली न्यूज़ पे, थर्ड एडवांस क्रॉप एस्टिमेट्स रिलीज कर दी गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी फिगर्स होंगी थोड़ी जनरल, आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर्स थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स 2019-20 के रिलीज कर दिए गए हैं। अब ये रिलीज कौन करता है क्रॉप एस्टिमेट्स, कि कितनी क्रॉप प्रोडक्शन हुई, कितने एरिया अंडर प्रोडक्शन था, तो ये डेटा रिलीज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसे इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो क्रॉप्स हैं तो एग्रीकल्चर ही करेगी मिनिस्ट्री, तो ये है इसका आंसर। 10% हायर रेनफॉल एक्सपेक्ट साल, जून टू सितंबर 2019 में मानसून अच्छे रहे थे, 10% एवरेज से ऊपर था, इसीलिए प्रोडक्शन जो हुई है मेजर क्रॉप्स की सबने रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन दी है। तो इनकी कुछ फिगर्स देख लेते हैं, किन किन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछले साल, प्रोडक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सबसे पहले है फूड ग्रेन्स, ओवरऑल फूड ग्रेन्स का ही रिकॉर्ड टूट गया है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 295.67 मिलियन टन्स प्रोडक्शन की है फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन्स जैसे राइस, वीट, कोर्स सीरियल, इन सबको मिला के जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन हुई है हमारी खाने वाली ग्रेन्स की, वो ये 295 मिलियन टन्स। तो अब ये फिगर याद कर लीजिए, 295 के आसपास हमने प्रोडक्शन की है टोटल फूड ग्रेन्स की। और रिकॉर्ड किस किस ने और तोड़ा, राइस ने भी तोड़ा अपना रिकॉर्ड 117.94 मिलियन टन्स, वीट ने 107 मिलियन टन्स, कोर्स सीरियल 47 मिलियन टन्स। तो आप फूड ग्रेन्स का याद कर लीजिए 295 मिलियन टन्स है, और राइस का आप ये याद रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स में जो सबसे ज़्यादा है वो है राइस का कंट्रीब्यूशन। कुछ और हैं, ये पल्सिस की हुई है, इसमें रिकॉर्ड नहीं टूटा पर काफ़ी अच्छी थी, 23 मिलियन टन्स। मेज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसने भी करा है 28.98, 29 मिलियन टन मेन्स ने। ऑयल सीड्स ने 33.5 मिलियन टन्स, कॉटन ने भी रिकॉर्ड तोड़ा 36 मिलियन बेल्स, और शुगर केन ने 358.14 मिलियन। सारे फिगर्स मत याद करिए, टोटल प्रोडक्शन की याद कर लीजिए, और राइस की देख लीजिए, और ये कॉटन की देख लीजिए, कॉटन और ऑयल सीड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जाते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूज, सेकंड एडवांस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एस्टिमेट। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एस्टिमेट्स भी आए हैं। अब इसको कौन रिलीज करेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो अगेन सेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इशू करेंगे 2019-20 के लिए, सेम पिछले साल के। और इसमें प्रोडक्शन पाई गई है, इसमें भी
3.13% हायर प्रोडक्शन हुई है 2019-20 में। तो इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एरिया कितना अंडर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, 25.66 मिलियन हेक्टेयर है, और टोटल प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर की कितनी हुई है 320.48 मिलियन टन्स। तो अब ये याद रख लीजिए, फूड प्रोडक्शन की है 295 मिलियन टन्स, उससे भी ज़्यादा है हॉर्टिकल्चर की 320 मिलियन टन्स। तो 25 मिलियन टन का फर्क है, ऐसे आप याद रख लीजिए। और ये इंक्रीज किस वजह से हुआ है, वेजिटेबल्स की वजह से, फ्रूट्स की वजह से, एरोमेटिक्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब इंक्रीज हुए हैं। और डिक्रीज हुआ है प्लांटेशन क्रॉप्स और स्पाइसेस, मसालों के अंदर डिक्रीज आया है। फ्रूट्स में क्या क्या इंक्रीज हुए, बनाना, एप्पल, सिट्रस एंड वाटरमेलन। वेजिटेबल्स, ऑनियन, टोमेटो, पीस, पोटैटो, ये सब इंक्रीज हुए। ठीक है, तो ये जस्ट एक वो है, एक इंट्रोडक्शन सा है थोड़ा सा कि कौन क्या इंक्रीज हुआ। तो फ्रूट्स ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज करा, फ्रूट्स इंक्रीज हुए 99 मिलियन टन्स, और वेजिटेबल्स हो गए 191.7 मिलियन टन्स। तो ये दो फिगर आप याद रख सकते हैं, 99 मिलियन टन्स और 191.77 मिलियन टन। अब आते हैं हम फिर से कुछ न्यूज़ देखते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स से अलग है। तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है फॉर एमएसएमई। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चैंपियंस प्लेटफॉर्म किसके लिए बनाया गया, तो ये एमएसएमईज के लिए बनाया गया है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा था इसको, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्टैंडर्ड। थोड़ी बड़ी सी है, थोड़े कीवर्ड्स आप इसमें से याद कर लीजिए ताकि जब ऑप्शंस में दिया जाए तो आप इसको टिक कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि आप पूरा ना याद करें, कुछ कीवर्ड याद कर लीजिए, जैसे कि इसमें हार्मोनियस एप्लीकेशन है, ठीक है, नेशनल स्ट्रेंथ है, तो ये कीवर्ड्स है याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और इसका एम क्या है कि स्मॉल यूनिट्स को बड़ा बनाना है। कैसे, बाय इंकरेजिंग देम, सपोर्टिंग देम एंड हैंड होल्डिंग देम। तो जो छोटी छोटी एमएसईज हैं इनको हमें बड़ी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करना है, उनको हेल्प करके, उनको सपोर्ट करके और हैंड होल्डिंग करके। और ये बेसिकली वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है फॉर एमएसएमईज इन अ हब एंड स्पोक मॉडल। मतलब एक हब होगा, उसके आसपास बहुत सारी स्पोक्स बनाई जाएंगी, और हब इसका सेंटर जो है वो दिल्ली में होगा, और छोटे छोटे स्टेट्स में इंस्टीट्यूशन जो है उनको स्पोक्स की तरह यूज़ करा जाएगा, जहाँ पे कि एमएसएमईज को हैंड होल्ड करके उनको बड़ा बनाने का रास्ता दिखाया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ग्रीवांस रिडर्सल, कि जो एमएसएमईज के ग्रीवांस हैं उनके सोल्यूशन देंगे थ्रू दिस, अपने उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे ताकि वो उस एरिया में भी काम कर सकें, और उनको इंकरेज किया जाएगा कि जो टास्क, मतलब कुछ इनोवेटिव आइडिया अगर कोई है तो उन आइडियाज़ को इंकरेज किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो चैंपियंस पोर्टल फॉर एमएसएमईज है। अगला, कोल एक्सचेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा है कि हम एक कोल एक्सचेंज बनाना चाहते हैं, तो इंडिया ने डिसाइड करा कि हम एक कोल एक्सचेंज बनाएंगे फॉर ट्रेडिंग कोल प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो इंडिया में कोल पैदा हुआ है, माइन हुआ है, उसको बाय सेल करने के लिए एक कोल एक्सचेंज बनाएंगे। जैसे एक कमोडिटी एक्सचेंज होती है जहाँ पे बाय सेल करते हैं आप कमोडिटीज़ को, गोल्ड को, स्पाइसेस को, वैसे एक कोल की बनाई जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी, कोल की ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा प्राइसिंग के अंदर। और इसके लिए आप जानते हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी कमर्शियल माइनिंग प्राइवेटाइज करने का फैसला ले लिया था, तो अब कोल सेक्टर में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ कर दी गई है, तो इनकी ऑक्शन ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। और कोल इंडिया उसके बावजूद सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा, जहाँ पे मोनोपोली थी कोल इंडिया की कोलिंग से कोल सेक्टर में, अब जो है कोल इंडिया के साथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगी ज़रूर, पर कोल इंडिया स्टिल डोमिनेंट प्लेयर रहेगा। और कोल एक्सचेंज मैंने जैसे बताया ये कमोडिटी एक्सचेंज की तरह वर्क करेगा, जहाँ पे आप कोल को बाय सेल कर सकते हैं प्लेयर, जिनको चाहिए वो खरीद सकते हैं। जैसे पावर प्लांट्स हैं, उनको कोल चाहिए तो वो खरीद सकते हैं इस एक्सचेंज से, और जो बेचना चाहते हैं माइनर्स हैं वो इस पे बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे कोल की प्राइसिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कोल की प्राइसिंग में। तो ये प्रपोज्ड है कि अभी ये किया जाएगा। और ये गैस एक्सचेंज ये ऑलरेडी करा जा चुका है। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या करा है, लॉन्च किया है इंडिया गैस एक्सचेंज IGX, फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि कोल की ट्रेडिंग है, ये गैस की ट्रेडिंग की जा रही है ऑनलाइन, और इसके अंदर भी बाय सेल हो रहा है ऑनलाइन, और ट्रांसपेरेंसी लाई गई है बेसिकली प्राइसिंग ऑफ गैस की बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो एम क्या है, वही फ्री मार्केट प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस, जितनी डिमांड है और सप्लाई है उसके बेसिस पे प्राइस होना चाहिए, उसके लिए लॉन्च की गई है।
और धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील, और इनके पास एक और पोर्टफोलियो है पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। तो अब इसको याद करना क्या है, मैं फिर ट्रिक बताता हूँ आपको कि धर्मेंद्र आप मूवी से रिलेट कर सकते हैं, तो वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग मैन थे, तो स्टील थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील तो आप ऐसे याद कर लीजिए। और स्टील को बनाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। तो दोनों मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास, स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और बेस इज इनकॉर्पोरेटेड एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। तो ये एक सब्सिडरी बनाई गई है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की, उसके अंडर ये गैस एक्सचेंज बनाई गई है। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जो है उनके बारे में जान लेते हैं। और ये मैंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी आपको 18 जुलाई तक की, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के रिकॉर्ड हिट करा हमने, 516 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हमारे, और हमने पहली बार ही हिस्ट्री में $500 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है इन द वीक एंडेड जून 5। तो जून 5 वाले वीक एंड में हमने 500 बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। और ये इंक्रीज क्यों है, बेसिकली फॉरेन करेंसी एसेट्स जो हमारे थे, वो जो मेजर पार्ट है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का, जो हमने दूसरे देशों की करेंसी हेल्ड कर रखी है, उसके अंदर एक जंप आया 2.3 बिलियन डॉलर्स का, और वो पहुंच गई 475 बिलियन। तो 516 बिलियन में से 475 जो है वो इतना अमाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स की फॉर्म में है। और गोल्ड रिजर्व्स भी बढ़ गए 712 मिलियन से, और ये पहुंच गए USD 34 बिलियन के पास। और SGR होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक अपनी इंटरनल अकाउंटिंग की एक यूनिट है, जिससे SGR हमारे पास जो थे वो 5 मिलियन वो भी इंक्रीज हो गए, और वो पहुंच गए 1.45 बिलियन डॉलर्स पे। तो ओवरऑल हमने पहली बारी 500 बिलियन डॉलर्स का मार्क क्रॉस करा, यानी $500 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्क क्रॉस कर लिया। अब आ जाते हैं एक और स्टैटिस्टिकल टॉपिक के ऊपर, थोड़ा फिगर्स आएंगे आपके पास। न्यू MSP ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स जो हैं उनके लिए, खरीफ क्रॉप्स बेसिकली जो हैं उनके लिए नया MSP अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। तो इस न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि MSP क्रॉप का कौन देता है, कौन रिलीज करता है MSP, या कौन डिसाइड करता है क्रॉप्स का MSP। तो इसका आंसर है CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कमिटी अप्रूव करती है MSP ऑफ क्रॉप्स। तो ये खरीफ क्रॉप्स के लिए कहा गया है फॉर द सीजन 2021, ठीक है। हाईएस्ट इंक्रीज किस में हुआ है ये पूछ सकते हैं, नाइजर सीड के अंदर हुआ है, 755 रुपये पर क्विंटल इंक्रीज किया गया नाइजर सीड के MSP को। और इंक्रीज जो है ये गवर्नमेंट ने कहा था यूनियन बजट 2018 के 19 के कि MSP जो होगा हम वो फिक्स करेंगे 50% हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो खर्चा लग रहा है किसान का उससे 5 गुना पैसा मिल जाएगा आपको। तो किसान को 1.5 गुना पैसा मिले, 50% हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिले, इस दिशा में ये कदम है। और इसका एम है कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही रैंडमली इंक्रीज नहीं करा है, ये ध्यान रखा है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, कि हर कोई अगर हम एक का प्राइस बढ़ा दें और सारे वो लोग वही प्रोड्यूस करने लग जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, गवर्नमेंट ने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स आपको इसमें से याद करना इंपॉर्टेंट है। ये अब प्राइसेस हैं, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो देख लेते हैं। पैडी यानी कि राइस का जो प्राइस है कॉमन वैरायटी का, इसका कर दिया गया है 1868, तो ये आपको याद रखना है। 53 रुपीज़ का इंक्रीज़ किया गया है इसके अंदर। मेज़ का 1850 कर दिया गया है, कॉटन का 515। तो ये तीन आपको याद कर लीजिए, बहुत हैं इसमें से। बाकी जवार का देख सकते हैं आप 2620। तो राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइस पूछा जाता है 1868। अब आ जाते हैं हम अगली न्यूज़ पे, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये क्या है, इसमें 3 मोर स्टेट्स ऐड की गई हैं जून के महीने में। और ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम। अब टोटल स्टेट्स हमारे पास हो गई हैं 20, जो कि इस स्कीम के अंदर आ गई हैं। तो इसका बेसिकली एम क्या है कि एक नेशनल पोर्टेबिलिटी होगी आपके राशन कार्ड की। आप कहीं पे भी आप जाएंगे, आप किसी भी स्टेट में उस कार्ड के थ्रू जो आपकी एंटाइटलमेंट है फूड ग्रेन्स लेने की, वो आप उस राशन कार्ड से थ्रू इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं। तो माइग्रेंट क्राइसिस जो हुए थे वो आगे ना हो, ऐसे कि जो माइग्रेंट्स हैं वो कहीं पे भी अपना वो ले सकें ग्रेन्स। तो उस लिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड इन्विजन की गई थी। तो इसमें 20 स्टेट्स ऑलरेडी हो गई हैं
और 3 अगले महीने ऐड कर दी जाएंगी, और ये मार्च 2021 में कंप्लीटली सारे इंडिया में पोर्टेबिलिटी हो जाएगी राशन कार्ड की। ठीक है, तो जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, वही समझ लीजिए आप कंसेप्ट है कि किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, जैसे मोबाइल में आप किसी भी आप सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं कनेक्शन, सेम नंबर रहेगा, तो वही सेम राशन कार्ड का नंबर रहेगा आपका, लेकिन आप किसी भी स्टेट से अपनी ग्रेन्स ले सकते हैं। तो ये मार्च 2021 तक ऑल ओवर इंडिया वर्क करेगी, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, ये पूछा जा सकता है। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? रामविलास पासवान जी। अब इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको कैसे करना है कि फूड जो है इंडिया में बहुत शॉर्टेज में, हंगर इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं, 102 रैंक है हमारी, तो उसको पूरा करने के लिए भगवान राम ही आएंगे। तो रामविलास पासवान जी फूड के मिनिस्टर हैं, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया है, अंडर एनएफएसए। एनएफएसए नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हुआ था कि सबको अधिकार होगा फूड का, वो इसको पूरा करेगा, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम थ्रू वन नेशन वन राशन कार्ड। और इसके अंदर किसी भी आप पीओएस, जो कि फेयर प्राइस शॉप पे जहाँ पे पीओएस लगा है, आधार इनेबल्ड है, जहाँ पे आप वेरिफिकेशन हो सकती है आपकी आधार के थ्रू, उसमें दुकान में जाके, फेयर प्राइस शॉप में जाके आप कहीं भी इंडिया में फूड ग्रेन्स ले सकते हैं। अब इसके एम्स क्या हैं, हेल्प, ये क्या क्या बेनिफिट करेगी स्कीम? तो ये अचीव करने में हमें हेल्प करेगी SDG 2, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशंस के, उसका जो सेकंड गोल है एंडिंग हंगर बाय 2030, वो अचीव करने में हेल्प करेगी। इंडिया की रैंक मैंने जैसे आपको बताया बहुत बेकार है। 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये पूछा जाता है कि रैंक क्या है ग्लोबल 100 इंडेक्स में इंडिया की, 102 रैंक है हमारी 117 कंट्रीज में से। तो आप देख सकते हैं कितने हम पीछे हैं हंगर को मिटाने में, तो हमें बहुत वर्क करना है इस फील्ड के लिए। और ये हम बहुत पीछे हैं एनी साउथ एशियन कंट्री से भी, और लोएस्ट हैं हम ब्रिक्स नेशंस के अंदर। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज कौन करता है? रिलीज और रिपोर्ट इंडेक्स ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इफ्प्री, यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज कर सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, हंगर इंडेक्स इफ्प्री, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़, अब 2-3 न्यूज़ रहेगी, हम फटाफट से देख लेते हैं। तो न्यू प्रेसिडेंट CII के कौन है? उदय कोटक जी को अपॉइंट किया गया है। तो ये क्या है? उदय कोटक जी हैं MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। इनको CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया है फॉर द ईयर 2021। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन है CII के न्यू प्रेसिडेंट? इन्होंने रिप्लेस करा है विक्रम किर्लोस्कर को, जो कि CMD थे किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के। और CII क्या है? बेसिकली इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है, एसोसिएशन बनाई है इंडस्ट्री ने मिलके, और जाकि वो अपना मिलके अपनी डिमांड्स या फिर व्यूज गवर्नमेंट को दे सकें एज अ ग्रुप। ठीक है, तो ये एक है CII। इसको फाउंड किया गया था 1995 में, और ये नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बेसिक कंसल्टेंट एंड एडवाइजरी प्रोसेस विद इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, ये तीनों के बीच में जो एक डिस्कशन हो सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ से अपने कंसर्न्स गवर्नमेंट को बता सके और क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से वो बता सके, ये एक प्लेटफॉर्म है CII। तो उसके न्यू प्रेसिडेंट है उदय कोटक जी। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, UNTACD रिपोर्ट एक हुई है इशू। उस UNTCAD क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने रिलीज की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन करता है इशू? UNTAC। ऐसे आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? UNTAC, जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट से इशू है, ठीक है, रिलेटेड है, तो वो इशू करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लीजिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNTAC इशू करता है, ठीक है, हर साल। तो इसमें कहा गया कि ग्लोबल FDI, जो FDI फ्लोज हैं वो ड्रॉप कर जाएंगी 40% ओवर द 2019 फिगर्स ऑफ 1.54 ट्रिलियन। इतना ड्रॉप आ जाएगा इसके अंदर, और 5-10% अगले साल और कंटिन्यू होगा, जो FDI है वो ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस द कंट्रीज, और रिकवरी 2022 में ही शुरू हो पाएगी। और इंडिया की पोजीशन क्या कहा गया इसमें? 9th पोजीशन पे पहुंच गई है एज द टॉप FDI रेसिपिएंट इन 2019। तो हम टॉप 10 में आ गए हैं, पहले हमारी रैंक थी 12, अब हम पहुंच गए 9वीं पोजीशन पे एज द टॉप FDI रेसिपिएंट इन 2019। अब लास्टली हम देख लेते हैं UNTACD क्या है। इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी
एस्टैब्लिश अंडर UNGA इन 1964 में बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएन का सेक्रेटरीट है ये, जो एक ऑर्गन है यूएन, 5 प्राइम ऑर्गन्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसमें से ये यूएन सेक्रेटरीट का एक पार्ट है। और इट रिपोर्ट्स टू UNGA एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनको ये रिपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो करंट अफेयर्स का इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड, और इसमें हमने जाने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में जाना, एस्टिमेट्स के बारे में जाना। तो यदि दोस्तों आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही एक हमारा रिवॉर्ड है और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।